नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान के एक ऐसे बयान के बारे में जिससे सियासी भूचाल आ गया है। जरा सोचिए, बॉलीवुड से निकलकर यह बयान आता है, लेकिन इस बयान के मायने कुछ ऐसे कि इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया है। क्या जानबूझकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है या फिर बयान के जरिए वाकई में इस तरह के संकेत मिलते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे कला और कलाकार दोनों ही आज दो धड़े और दो खेमे में बंट चुके हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको तभी समझ में आएगा जब पहले आप ए.आर. रहमान के बयान के बारे में जानेंगे कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ए.आर. रहमान ने बयान में क्या कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है। ए.आर. रहमान ने ये बात कही है। उनका बयान पूरा हम आपको बता रहे हैं, पूरा उसी शब्दों में जो रचनात्मक नहीं है और वो फैसले ले रहे हैं। उनका कहना है 8 सालों में लगता है शायद कुछ बदलाव हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं वो रचनात्मक नहीं है, वो फैसले ले रहे हैं। शायद सांप्रदायिक बात भी हो रही हो, लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा। ए.आर. रहमान ये वर्ड्स कोट करते हैं अपने स्टेटमेंट में। हाँ, कुछ विस्पर सुनाई देती है। ए.आर. रहमान ने कहा है कि शायद कुछ सांप्रदायिक बात भी हो, लेकिन मुझे कुछ मेरे कान में सुनाई नहीं दिया, लेकिन हाँ कुछ विस्पर, कुछ यानी कि फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे आपको बुक किया था। किसी ने कहा उनको, जैसे आपको बुक किया था, ए.आर. रहमान ने कहा है, ये शब्द उनके हैं। लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने संगीतकार ले आए। ये ए.आर. रहमान ने बात की कि जैसे विस्पर्स हुए, किसी ने फुसफुसाहट की, आपको बुक किया था, लेकिन दूसरी कंपनी ने फिल्म में फंडिंग की, अपने वो कलाकार साथ ले आए। मैं कहता हूं ठीक है, मैं आराम करूंगा। ये ए.आर. रहमान की स्टेटमेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। ए.आर. रहमान ने कहा है, कुल मिलाकर अगर आप इसे समझे कम शब्दों में, तो ए.आर. रहमान अपने बयान के जरिए ये कह रहे हैं कि बीते 8 सालों में उन्हें काम बहुत कम मिला है बॉलीवुड में, और इसके पीछे की जो वजह उन्होंने बताई है, इसकी वजह उन्होंने इसको एक सांप्रदायिक एंगल दिया है और पावर शिफ्ट बताई है। अब क्या वाकई में ऐसा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी अब सामने आ रही है, साधु संतों का गुस्सा सामने आ रहा है, बॉलीवुड से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इस मामले ने कैसे एक विवाद का रूप धारण कर लिया है, पहले जरा वो देखिए। मुझे नहीं लगता है कि ए.आर. रहमान या कोई भी व्यक्ति को कोई भी कम्युनल कमेंट देना चाहिए। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, और सबको साथ मिलके काम करना है उनके टैलेंट के आधार पे। तो ये मेरा व्यक्तिगत राय मत है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ए.आर. रहमान जैसे विश्वविख्यात आर्टिस्ट को ये बात बोलनी पड़ रही है, जिनका पूरा दुनिया में नाम है। ऐसे ए.आर. रहमान साहब को ये बात अगर बोलनी पड़ रही है, इसका मतलब कि ये देश पूरी तरीके से आज और केवल आज इन्होंने इस देश को केवल बांटने का काम और आपस में भाईचारा खराब करने का काम किया है। ए.आर. रहमान साहब आज ये बात कर रहे हैं कि ये सरकार जब से आई है तब से उनको काम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि पूरी सरकार केवल और केवल आज बंटवारे पर, हिंदू और मुसलमान पर काम कर रही है। ए.आर. रहमान जो भी कह रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि ये समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं और समाज को तोड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये नफरत का संदेश जाएगा। संगीत है, संस्कृति सनातन धर्म में, चाहे वह लीला हो चाहे संगीत हो, सब लोगों को भूमिका निभाने के लिए दी जाती है और अनेक तरह के कलाकार जितने हैं वो शामिल होते हैं। अब ये जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मौका मिल रहा है, और इस तरह उनका कहना या दुर्भाग्य है, कहीं न कहीं उनकी मानसिकता संतुलन ठीक नहीं है। इनके बयान से लगता है कि ये कहीं न कहीं इनकी मानसिकता दर्शाता है कि ऐसे ही लोग केवल समाज में रह करके समाज में नफरत फैलाते हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये जो है आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू फिल्म इंडस्ट्री में जो है, ये कहते हैं कि अब इनको काम नहीं दिया जा रहा है मुसलमान होने के नाते, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे प्रतिभागी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, सबको जरूरत है। कोई ये जरूरत नहीं है कि आप ही सारे काम में घुसे रहें। यह है एक प्रकार से समाज में नफरत फैलाने के लिए, कलाकारों में आपस में मनमुटाव, सांप्रदायिक मनमुटाव पैदा करने के लिए। अब मुझे इस बात पर पूरा शक है कि कहीं न कहीं से बड़ी फंडिंग लेकर के और आपसी मतभेद, सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और अब फिल्म इंडस्ट्री पर, जो फन पर, हुनरमंदी पर
एक मजहब का टाइटल लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ये फिरका परस्ती को बढ़ावा देना है और यही वजह है कि वो अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं कि पूरे पिछले 8 सालों में उनको जो है वो काम नहीं मिल रहा हिंदी सिनेमा में। तो ये उनका जो दर्द है वाजिब है। मैंने सुना नहीं उन्हें, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए आर रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। तो बयानबाजी जमकर तेज है, उबाल देखने को मिल रहा है। ए आर रहमान के बयान के बाद बवाल मचा है। ऐसे में कई सुलगते सवाल जो आज सीधी बात में हम करेंगे और वो सुलगते सवाल सबसे पहले आपके सामने एक एक कर रख दें। सबसे पहला सवाल, क्या जानबूझकर दिया जा रहा सांप्रदायिक रंग या बयान में वाकई में कोई संकेत? ये सवाल सबसे अहम है कि क्या जानबूझकर दिया गया या फिर बयान के जरिए वाकई में कुछ कहने की उन्होंने कोशिश की। किसने घोली राजनीति, कलाकार का निजी अनुभव या फिर वाकई में एक राजनीतिक ये मुद्दा है? तीसरा अहम सवाल जो आज हम करेंगे, क्या बयान है बहाना, मकसद है अल्पसंख्यक वोट बैंक पर निशाना साधना? है सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति भी गर्म है, राजनेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। चौथा सवाल, बयान गलत तो विपक्ष क्यों सहमत, सही तो सत्ता पक्ष क्यों असहज? ये जानना समझना भी आखिर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोई सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है। पांचवा सवाल, क्या दो खेमों में बढ़ चुके हैं कलाकार और कला, क्योंकि यहां पर भी ये देखा जाता है, ये आरोप लगते हैं, इस तरह की बातें होती हैं कि हर चीज में हिंदू मुसलमान कर देते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। आम शब्दों में यही बार बार आरोप लगते हैं। तो फिर यहाँ पर धर्म की राजनीति आखिर कौन कर रहा है? कला और कलाकार को धर्म के चश्मे से आखिर कौन देख रहा है? किसकी कोशिश या किसकी जरूरत या फिर किसने ये शुरुआत की कि कला, कलाकार इनको भी धर्म के आईने, धर्म के चश्मे से देखा जाए? ये अहम सवाल यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आइए हम एक एक कर उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आर.के. मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में। डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अफरोज खान, बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा का हिस्सा नहीं है, आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। रणविजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, आप उन्हें भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत रणविजय सिंह जी मैं आप ही के साथ करूंगी और जल्द ही हमारे साथ अफरोज खान जी भी जुड़ जाएंगे, फिर मैं उनसे भी उनका पहले रिएक्शन लेना चाहूंगी। रणविजय सिंह जी, जो बयान सामने आया है, जिसको बॉलीवुड से बयान निकला लेकिन राजनीति तक, देश की राजनीति तक पहुंच गया और इस पर जमकर राजनीतिक बवाल अब मच गया है, क्या वाकई में इस बयान में कोई सांप्रदायिक बात है या सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की गई है? कोई संकेत ऐसे हैं पावर शिफ्ट को लेकर या फिर जानबूझकर इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है और सियासी रंग इसमें डालने की कोशिश हो रही है? अनम्यूट कीजिए पहले रणविजय सिंह जी। जी 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 मोनिका जी, मैं बड़े हैरत में हूं कि ए आर रहमान जैसे कलाकार को, जो विश्व विख्यात है, जो ऑस्कर पुरस्कार विजेता है, ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, उनको यह बात कहनी पड़ रही कि मैं मुस्लिम होने के कारण मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो ए आर रहमान ने जो एंगल साधने की कोशिश की, वह एंगल दरअसल बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से एक धर्म विशेष के कलाकार साधते रहे हैं, जो कई बार पुरस्कार वापसी का जो एक गैंग बॉलीवुड में सक्रिय हो गया था, उससे भी कहीं न कहीं उनका नाता रहा है। तो ए आर रहमान को यह बात क्यों कहनी पड़ी? मैं व्यक्तिगत तौर पर ए आर रहमान की संगीत का, उनकी गायन कला का बहुत प्रशंसा करता हूं। उनकी जो तमिल से हिंदी में पहली फिल्म आई थी रोजा, उसके गाने आज भी हिट हैं, मैं सुनता हूं। उनकी जो मिलेनियम
डॉग आई, वो जिसको लेकर वो ऑस्कर पुरस्कार जीते, उसकी जय हो। पूरे भारत पे अब भी कोई कार्यक्रम होता, कुछ भी होता तो जय हो गाना गाया जाता है। ऐसी कौन सी घड़ी आ गई, ऐसे कौन सी बात हो गई जो ए.आर. रहमान को काम मिलना बंद हो गया, बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया या कम हो गया? बंद तो नहीं कहूंगा, कम हो गया। तो ए.आर. रहमान को भी मुझे लगता है कि कहीं अपने अंदर इस बात के लिए झांकना होगा कि मेरे जैसा कलाकार जिसे काम कम मिल रहा है बॉलीवुड में, उसका क्या कारण हो सकता है। और बॉलीवुड में मोनिका जी एक बात और लंबे अरसे से दिखती रही है कि बॉलीवुड दरअसल एक धारा से प्रभावित रहा है। वहां जो एक वामपंथी विचारधारा रही है वह बहुत हावी रही है। दूसरी धारा के, जिसको आप सनातनी धारा कह लीजिए, राष्ट्रवादी धारा कह लीजिए, या हिंदू से जुड़ी हुई धारा कह लीजिए, या XYZ जो भी आप कहना चाहें, जो भी लोग कहना चाहें कह लीजिए, इससे जो इस धारा को मानने वाले कलाकार थे, चाहे वो गीतकार रहे हो, गायक रहे हो, संगीतकार रहे हो, निर्माता रहे हो या अभिनेता रहे, सबको बॉलीवुड में काम मिलने की बहुत बड़ी समस्या आती थी। वो जल्दी काम नहीं पाते, तो कई ऐसे मौके आए जब खुलकर लोगों ने इस बात की अपनी अभिव्यक्ति दी कि मुझे इस वजह से काम वहां नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, या यूं कह लीजिए कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, बॉलीवुड में जो राष्ट्रवादी धारा के लोग अपने को कहते हैं, उनकी फिल्में आनी शुरू हो गई है। तो जब से ये फिल्में आनी शुरू हुई, तब से दूसरी धारा जो वामपंथी धारा रही है वहां, वह बहुत पीड़ित है। वह अपने आप को जैसे कटी हुई महसूस करे। उसकी फिल्में आती हैं तो वो जल्दी हिट नहीं होती, फ्लॉप हो जाती हैं। उसके फिल्में उस किस्म से पर्दे पर प्रदर्शन नहीं कर पाती, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, वह फ्लॉप हो जाती है, तो उनकी लागत निकलनी मुश्किल हो जा रही है। हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि देश में ऐसे लोग अब ज्यादा हो गए हैं जो राष्ट्र की समस्याओं पर बनी हुई फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, जो अब तक फिल्में नहीं दिखा। रणविजय जी, विचार ठीक है, आप एक विचारधारा पर, ठीक है, आप जनता जो है वो एक विचारधारा पसंद कर रही है, या फिर एक विचारधारा या जो अभी के मुद्दे हैं उन पर बनी फिल्में देखना पसंद कर रही है, लेकिन ए.आर. रहमान जिस तरीके से एक सांप्रदायिक एंगल दे रहे हैं, क्या अब कलाकार जो गाना गा रहा है, जो म्यूजिक कंपोज कर रहा है, जिसका शक्ल नहीं दिख रही है, हम ये कहेंगे ना कि जिनका फेस नहीं दिख रहा है, अब वो कोई अभिनेता तो है नहीं जो पेड़ के इर्द गिर्द नाच रहे हो, उनका तो बैक म्यूजिक का काम है। तो क्या उस कलाकार की कला के लिए भी अब धार्मिक एंगल उसको दिया जाएगा या फिर धर्म के चश्मे से देखा जाएगा? मोनिका जी, ए.आर. रहमान कोई पहले कलाकार नहीं है जिन्होंने इस एंगल को जाकर के उठाया है। इसके पहले आमिर खान उठा चुके हैं, नसीरुद्दीन साहब उठा चुके हैं। कई प्लेटफार्मों पर अन्य तमाम कलाकारों ने भी इस एंगल को उठाने की कोशिश की। दरअसल वो केवल बॉलीवुड में नहीं है, पूरे भारत में एक मुस्लिम की तरफ से जो, या कह लीजिए कि कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं जो, और अन्य विपक्षी पार्टियों में भी हैं, वह इस बात को जताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मुस्लिम बहुत पीड़ित हो गया है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। हाँ जी। तो वह कोई समस्या नहीं बताते, वह दरअसल एक एंगल देने की कोशिश करते हैं तो कि कहीं ना कहीं एक एंगल यहाँ पर बॉलीवुड में भी देने की कोशिश की जा रही है। ठीक, बॉलीवुड में भी एक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे आपके साथ। रणविजय जी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर राम पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राम पांडे जी, आप इस पूरे मुद्दे को, जो स्टेटमेंट आया है ए.आर. रहमान का, काफ़ी दिग्गज हैं, कलाकार हैं, उनके गाने बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने काम को लेकर जो ये स्टेटमेंट दिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में आप भी उनकी बात में वो सच्चाई महसूस करते हैं या फिर नहीं? देखिए, अभी 2014 से केवल वोट की राजनीति चल रही है। देश के डेवलपमेंट से, देश के सौहार्द और समरसता से सत्ताधारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ए.आर. रहमान यदि आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो आज उनको 10 फिल्मों का काम मिल जाएगा। सेंसर में उनकी कोई फिल्म नहीं अटकेगी। और आज ही वो बोल रहे
कि नेहरू जी के ऊपर, इंदिरा जी के ऊपर, राजीव जी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं जो कि उनका या कांग्रेस का नाम खराब करेगी। तो ए आर रहमान को काम आज मिल जाएगा। आप देखिए ना, सलमान खान पर एक केस चल रहा था राजस्थान में, वो सुलझ नहीं रहा था। नरेंद्र मोदी जी के साथ गुजरात में सलमान खान ने पतंग उड़ाई, वो केस के बारे में चर्चा ही बंद हो गई। नहीं तो सुनने में आता था कि राजस्थान जा रहे हैं सलमान खान, इस पर जा रहे हैं, बेल पर जा रहे हैं, सुनवाई पर जा रहे हैं। और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने पतंग उड़ाई तो पता नहीं वो मामला चल रहा है या खत्म हो गया है, लेकिन तब से वो मामला सुनने में नहीं आ रहा है। ऐसे ही भारत की जनता में कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बीजेपी को वोट दे रहा है तो उसको रोजगार मिलेगा, उसका रोजगार नहीं छीना जाएगा। यदि आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, भले ही आप लेकिन कभी ए आर रहमान ने, जहां तक मुझे जानकारी, अगर आप जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं, ए आर रहमान साहब ने, मुझे नहीं लगता कभी कोई राजनीतिक बयानबाजी की है। जब उन्होंने कभी कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं की तो उनकी विचारधारा कैसे डिस्क्लोज हो रही है, वो तो उनके तक ही सीमित है। बल्कि ए आर रहमान की तो बाकायदा एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं मुस्लिम हूं लेकिन फिर भी मैं रामायण सुनता हूं, क्योंकि कुछ भी सीखने समझने में जो चीज़ें अच्छी हैं कोई गुरेज हमें नहीं करना चाहिए। हम किसी भिखारी से भी कुछ सीख सकते हैं, हम किसी बड़े से भी कुछ सीख सकते हैं, हम किसी छोटे से भी कुछ सीख सकते हैं। ये विचारधारा और आदर्शों की बात है, ये उनका बाकायदा एक स्टेटमेंट है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जहां उन्होंने कोई सरकार विरोधी नारेबाजी कभी की या फिर कोई सरकार विरोधी बयान कभी उन्होंने दिया। जब उन्होंने कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं की, बल्कि वो अपने बयानों में ये कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम होते हुए रामायण भी सुनता हूं, तो फिर तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्यों वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पिछले 8 सालों में काम कम हो गया है? इसको राजनीतिक एंगल क्या जानबूझकर देने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी आरएसएस को इससे कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम अभी देश में 50 मंदिर बनवा दें, उससे भी बीजेपी आरएसएस को कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी आरएसएस का जो मतदाता है, जो वोटर है, वो मुस्लिम पर जब अत्याचार होता है तो वो खुश होता है। तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम पर अत्याचार करती है और फिर उसको दिखाती भी है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है, तो अब जैसे ये ए आर रहमान ने बोला, अब जनता के बीच में ये बात आई, तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, राम पांडे जी, जावेद अख्तर ने भी स्टेटमेंट दिया है, तमाम बॉलीवुड की तरफ से भी स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। जावेद अख्तर साहब ने भी कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपने विदेशी कॉन्सर्ट्स और वेस्ट के म्यूजिक में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं और वो इतने दिग्गज कलाकार हैं कि जो आजकल फिल्म्स हैं बहुत कम बजट की बन रही हैं। तो ऐसे में प्रोड्यूसर्स को लगता है कि अगर हम उन्हें अप्रोच करेंगे तो पहली बात तो उनके पास समय नहीं होगा क्योंकि वो वेस्ट को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। सेकेंड, उनका जो बजट है, जो हाईली फीस है, वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये वजह हो सकती है कि उन तक उतना काम नहीं पहुँच रहा, क्योंकि उनके कॉन्सर्ट्स बहुत हाई लेवल बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं। और ये जाहिर सी बात है, आजकल आप फिल्म देखिए ना, कितनी बहुत गिनी चुनी फिल्में हैं जो बड़े बजट की बनती हैं, वरना छोटी छोटी फिल्म बनती हैं, एक बार देखो खत्म सीन हो, उसको आप दोबारा खुद ही देखना पसंद नहीं करेंगे। फिर हम इसे क्यों इस तरह का एंगल दे रहे हैं जानबूझकर? वो भी तो मुस्लिम ही हैं। ऑस्कर विनर हैं और बड़े संजीदा कलाकार हैं, गंभीर कलाकार हैं। तो इतना बड़ा आदमी यदि कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो चलिए उसके कुछ मायने होंगे। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे, बट आर के मिश्रा जी को भी जरा इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि जब ये हो रहा है कि सब कुछ बीजेपी ने हाईजैक किया हुआ है, यहाँ तक कि बॉलीवुड तक हाईजैक किया हुआ है, जिसकी वजह से आज मुस्लिम कलाकार को काम नहीं मिल पा रहा है, तो उनका पक्ष जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर के मिश्रा जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई हर चीज हाईजैक कर लेंगे, कुछ तो छोड़िए ना, मतलब हर चीज पर अपना ही कब्जा जमा लेंगे क्या? बॉलीवुड को तो बख्श दीजिए कि वहां पर मुस्लिम कलाकार कम से कम स्वतंत्रता के साथ काम कर सकें, आपकी वजह से उनको काम नहीं मिल पा रहा है, आरोप लग रहे हैं तमाम। मोनिका जी देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये अपरिपक्व बयान है ए आर रहमान साहब का। और मैं कहता हूं बॉलीवुड के अंदर में आमिर खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, सलमान खान साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, यहाँ पर तो केवल साहब ही साहब हैं। उसके बावजूद भी ए आर रहमान साहब को लगता है जो उन्हें काम नहीं मिल रहा है, उसकी कुछ न कुछ वजह होगी। और राम पांडे जी का देखिए, आपने पूछा रहमान साहब का अपना अभिव्यक्ति जो है उन्होंने जो व्यक्त किया है उसके ऊपर में कह रहे हैं तो ये बीजेपी और आरएसएस को घसीट रहे हैं। अरे थोड़ा सा भाई साहब उसके ऊपर में भी ध्यान दीजिए। बिहार के चुनाव में आपकी क्या स्थिति हुई, मुंबई में बीएमसी के चुनाव में आपकी क्या स्थिति हुई,
केरल के निगम चुनाव में आपकी क्या स्थिति हुई। ऐसे ही झूठे नैरेटिव अगर आप सेट करना शुरू करेंगे तो जनता यहाँ पर समझ चुकी है आपकी रणनीति क्या है, आपका वक्तव्य क्या है। आप जो ये झूठे प्रचार कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को ही नुकसान कर रहा है। और इसमें पार्टी का नुकसान केवल राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं, उनके जो नेता हैं, उनके प्रवक्ता हैं, वो भी नुकसान कर रहे हैं। रहमान साहब ने अपनी जो बात कही है उसमें एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो कि एक एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं से भी मुझे भी नहीं लगता। आप एक चीज बताइए, हर एक का एक अपना टाइमिंग होता है। आप देखेंगे आज इंडियन आइडल हर एक 6 महीने साल भर के बाद एक इंडियन आइडल का कंपटीशन होता है, सारेगामापा होता है। ऐसे अनेक कलाकार बॉलीवुड में आ रहे हैं जो कंपटीशन में मुझे लगता है जो कि रहमान साहब को भी टक्कर देने के लिए खड़े हैं। अगर आप रहमान साहब अगर 8-10 साल पहले की अगर आप बात करें, ऑस्कर विजेता हो सकते हैं, उनकी म्यूजिक का हो सकता है कुछ ऐसा भाग जो उनको सुनने वाले होंगे। लेकिन आज के जो कलाकार हैं, आज के कलाकार को भी सुनना मुझे लगता है क्योंकि बहुत जरूरी है और उनके कंपटीशन में खड़ा है। हर एक आप प्रतियोगिता में देखेंगे कोई ना कोई कलाकार आ रहा है। और आपने सही कहा क्योंकि आजकल कम बजट का फिल्म बनता है और निश्चित तौर से मैं जावेद साहब अख्तर साहब का मैं वो आपके ये जो आपने अभी जिक्र किया आपका, तो उसको मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने कहा है सही बात में, उनका बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म है और निश्चित तौर पर उनके जो चार्जेज होंगे वो बहुत बड़े होंगे। तो मुझे लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब कम बजट का कोई पिक्चर बनता है, कोई फिल्म बनती है, तो उनको बजट में शायद उनको समावेश नहीं होता होगा, इसलिए रहमान साहब को काम नहीं मिलता होगा। लेकिन इसको एक अलग एंगल देने का प्रयास मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो बयान दिया है ये मैं समझता हूँ ये अपरिपक्व बयान है और इस तरह के बयान खास करके अभी की जो वातावरण है खास करके देश के अंदर में इस तरह के बयान नहीं चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है जो कि हो सकता है हिंदू मुस्लिम किसी भी ऐसे विचार पर, लेकिन आर.के. मिश्रा जी हमें इस पॉइंट को भी तो समझना होगा, जिस पावर शिफ्ट की वो बात कर रहे हैं अपने बयान के जरिए, अगर वो कुछ क्या पता वो वाकई में कुछ सिग्निफिकेंस देना चाह रहे हो, कोई संकेत देना चाह रहे हो, क्योंकि वो एक पावर शिफ्ट की भी तो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आजकल जो रचनात्मक लोग हैं उनके हाथों में डिसीजन पावर जो है वो रह ही नहीं गई है। तो डिसीजन पावर फिर किसके हाथ में चली गई है? क्या हुआ है ऐसे अंदर खाने? क्या वाकई में किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर कोई पॉलिटिकल रंग है? क्योंकि एक वक्त था, आप देखिए, जब बॉलीवुड में दबंगों का राज हुआ करता था, डॉनगिरी का राज हुआ करता था, डॉन्स का राज हुआ करता था, उनके इशारों पर फिल्में बनती थी, उनके इशारों पर कलाकार सेलेक्ट होते थे, कलाकार रिजेक्ट हो जाते थे। तो अब ये जो पावर शिफ्ट बॉलीवुड में अगर वो बात कर रहे हैं तो वो किसकी तरफ चला गया है? ये एक पॉइंट के लिए तो हमें सोचना होगा ना। मोनिका जी, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ जो कि हो सकता है, मैंने एक चीज जरूर यहाँ पर आपको संकेत दिया है जो कि रहमान साहब के हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे कला मतलब श्रोता होंगे जो हो सकता है जो कि उनके गाने को पसंद करते होंगे। लेकिन मुझे लगता है जो कि मैं अभी भी रफी साहब का गाना अभी भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो क्या रहमान साहब का गाना नहीं सुनता हूँ इसीलिए रहमान साहब को ये लगता होगा नहीं कुछ ऐसे वर्ग हैं जो हमारे गाने को पसंद नहीं करते, हम रफी साहब के गाने को बहुत पसंद करते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई जो कि आपको अगर काम नहीं मिल रहा है तो आप हिंदू मुस्लिम के एंगल को देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पावर शिफ्ट की बात नहीं होती मोनिका जी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उन्होंने कहा है जो कि बॉलीवुड के अंदर में कुछ ऐसे दबंग है। अब दबंग से क्या तात्पर्य है? दबंग से क्या तात्पर्य है? तो मैं तो कहता हूं जो कि जैसे अगर बॉलीवुड के अंदर में अगर शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान है, उसके बावजूद भी ए.आर. रहमान साहब को अगर काम नहीं मिल रहा है तो बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि ये बात सत्य है कि अगर बॉलीवुड में अगर हम अभिनेताओं की भी बात कर ले, जिस तरीके से अगर आप इन तीनों खान का जिक्र कर रहे हैं, तो बॉलीवुड में आज भी कितने ही कलाकार क्यों ना आ जाए, अभिनेता कितने ही क्यों ना आ जाए, आजकल नए नए भी इतने अभिनेता हैं, लेकिन अगर किसी का राज है, किसी का दबदबा है, किसी की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो वो उन तीनों खान की ही है और तीनों के नाम के आगे खान ही लग रहा है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बॉलीवुड में भी अब ये जो धार्मिक परिदृश्य है या फिर जो धार्मिक
डायनामिक एंगल है वो आ चुका है। इसको हम कहना मुझे नहीं लगता शायद सही होगा 100%। हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि सबका अपने अपने मत होते हैं, तो सभी के मत जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। और अफरोज खान जी भी बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफरोज खान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। अफरोज खान जी, आपके नजरिए से बॉलीवुड में क्या है? ए.आर. रहमान साहब ने ये जो बयान दिया है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? जरा आपकी क्या विचारधारा है, आपकी क्या सोच है, बॉलीवुड में अंदर खाने क्या हो रहा है, जरा उसको बताइए हमें। अफरोज खान जी सुन पा रहे हैं आप? अफरोज खान जी, सबसे पहले प्राइम न्यूज की पूरी टीम का धन्यवाद। और ये जो मुद्दा है रहमान साहब की जो बात आ रही थी वो हमारे बहुत, जी आवाज आ रही है मैडम? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए। मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। अफरोज खान जी आप अपनी बात रखिए। हेलो अफरोज खान जी आप ऑडिबल मैडम, हैं? रहमान साहब की जो बात है, रहमान साहब बहुत लेजेंड है, लेकिन जो उनकी बातें सुनने को मिली जी, रहमान साहब से बहुत बड़ी शिकायत है कि बॉलीवुड ने उनको बहुत कुछ दिया जी, हमारे हिंदुस्तान के अवाम ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं। अगर रहमान साहब ऑस्कर तक पहुंचे तो इसी बॉलीवुड ने बनाया। आज अफरोज खान खुलेआम बोलता है पूरे दुनिया वाले से कि अगर अफरोज खान म्यूजिक डायरेक्टर बना तो वो बॉलीवुड के लोगों ने बनाया। और यहाँ पे कोई धर्म जाति की बात नहीं होती है, बांटने का कार्य यहाँ नहीं होता है। अगर आज भी छावा फिल्म आई थी, छावा में रहमान साहब का म्यूजिक, और भी लगातार काम मिल रहा है। तो भाई जितने सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, टाइम सबका आता है मैडम, टाइम सबका आता है। एक समय भाई कल्याण जी का दौर था, तो एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का दौर था, तो नौशाद साहब का दौर था, ए.आर. रहमान भी आए तो उन्होंने भी गर्दा उड़ा दिया। तो कहने का मतलब है ये इस तरह का बदनाम करना कि भाई हिंदुओं की वजह से मुसलमानों को काम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, इस बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। और पूरा बॉलीवुड, जहां तक मुझे लगता है बॉलीवुड को ये बात का जरूर अफसोस हुआ होगा कि रहमान साहब को ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए जिससे कि तफरका पैदा हो, आपस में इत्तेफाकी पैदा हो। हम लोग तो वो है मैडम, बॉलीवुड में रफी साहब का वो गाना था कि नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। तो ये अल्फाज उस म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया, रफी साहब जैसे कलाकार ने गाया, और रहमान साहब को इतना कुछ मिलने के बाद बोलते हमें आज ऐसा हो रहा है। रहमान साहब ये सब बातें करना छोड़ दो। साउथ ने आपको क्या दिया? रहमान साहब जो बॉलीवुड ने दिया वो साउथ ने नहीं दिया। इलैया राजा साहब इनके गुरु हैं। हम पूछना चाहते हैं वहां के साउथ वाले लोगों से कि जो बॉलीवुड ने दिया रहमान साहब को, वो साउथ वाले ने नहीं दिया और कभी मिलेगा भी नहीं, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अभी रहमान साहब के साथ कितने सारे म्यूजिक डायरेक्टर, प्रीतम भाई है, तो अभी बेचारे वाजिद साहब का इंतकाल हो गया, दुनिया भर के म्यूजिक डायरेक्टर, तो काम तो सबको मिलता है ना भाई, माशाल्लाह। आज अल्लाह का करम है, हम लोग बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी आपके प्राइम न्यूज से एक बंदे हैं जुड़े हुए, वो एक उनके फिल्म में डायरेक्टर है मुस्लिम, रहमान साहब की बात चल रही है लेने के लिए, धीरज जी ले रहे रहमान साहब को, तो क्यों ले रहे हो? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें तो होंगी ना जो आपस में मोहब्बत कर रहे, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अफरोज खान जी, जो बात आप कह रहे हैं, और इसको चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये वाकई में सोचने समझने की ज़रूरत है कि क्या इस बयान को जानबूझकर एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये कलाकार का अपना आपसी मत है, या फिर खुद की सोच है, या खुद का अनुभव है। ज़रूरी नहीं कि वो जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब यही हो जो राजनीतिक एंगल या फिर राजनीतिक रंग इसे दिया जा रहा है। क्या पता उनके कहने का तात्पर्य कुछ ही हो, क्योंकि अगर इस बात को कोई क्लैरिफाई कर सकता है तो वो खुद ए.आर. रहमान साहब ही अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं। फिलहाल प्रतिक्रियाओं का दौर बेतहाशा देखा जा रहा है और इस पर हम आगे भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए सीधी बात।
सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान के एक बयान की, जिसके बाद बवाल मच गया है और इसे एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में इसमें एक राजनीतिक एंगल या पावर शिफ्ट है, या फिर ये सिर्फ एक सियासत में खेला गया खेल है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आर.के. मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर राम पांडे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अफरोज खान जी बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं, रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, आपके पास आते हुए आपने आर.के. मिश्रा जी की बातें भी सुनी, आपने अफरोज खान जी की भी बातें सुनी, आपने रणविजय सिंह की भी बातें सुनी, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के तौर पर आप कह रहे हैं कि वाकई में जो लोग मोदी का साथ नहीं देते हैं या सरकार का समर्थन नहीं करते हैं या फिर सरकार के नाम का, मोदी के नाम का नारा नहीं लगाते हैं, तो उनके साथ ये होता है। लेकिन ये तमाम बातें तीनों पक्षों की सुनने के बाद और बॉलीवुड से जो तमाम स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स भी देखने और सुनने के बाद आपको वाकई में ऐसा लगता है कि इसमें एक पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है? हर एक कलाकार का एक दौर होता है, हर एक कलाकार का, मान लीजिए किसी की फीस 1 लाख है और उस फिल्म प्रोड्यूसर का उसका बजट नहीं, उसका बजट 50,000 का है, क्योंकि छोटे बजट की फिल्म्स बनती हैं, तो वो 1 लाख कैसे अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो वो कम बजट वालों के पास ही तो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो आपका कहना ठीक है कि भाई डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनकी इच्छा है जिसको लें, उनका बजट कितना है। लेकिन एक हम बात कर रहे हैं जनरल परसेप्शन की। हाँ। जैसे अभी मिश्रा जी हैं, रणविजय सिंह जी हैं, फिरोज खान साहब हैं, अब इन तीनों को काम की कमी थोड़ी रहेगी। अब जैसे फिरोज खान साहब ने कितना अच्छा बोला, इनकी फिल्म या इनका म्यूजिक थोड़ी अब सेंसर बोर्ड में अटकेगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीजेपी चाहती है जो फिरोज खान साहब ने जो भाषा बोली है, देश का हर इंसान वही भाषा बोले जिससे बीजेपी को फायदा हो। तो इस समय हम देखा जा रहा है कि बीजेपी को जो समर्थन नहीं देगा वो रोजगार करना उसका मुश्किल है। आप तो ये समझ लीजिए जैसे हजारों सालों से जो भेदभाव, जैसे हिंदू धर्म भेदभाव नहीं सिखाता है, लेकिन दलितों के साथ भेदभाव हो रहा था, वैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी अब कोई सच्चाई स्वीकार करे या ना करे, मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो मुस्लिम पर अत्याचार देखते हुए खुश होता है, जैसे किसी फिल्म का कोई विलेन होता है। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पर कुछ नाम मैं लेना चाहती हूँ। शबाना आजमी जी, वहीदा रहमान, दिलीप कुमार, ये वो स्टार्स हैं जो कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी बॉलीवुड में क्या जगह रही है ये हम सभी जानते हैं। और अगर आज के मौजूदा दौर के कलाकारों की भी अगर आप बात करें, चलिए शबाना आजमी जी की भी छोड़ दीजिए, अगर आप क्योंकि पावर शिफ्ट की बात हो रही है, इस 10-11 साल के टाइम पीरियड की बात हो रही है जो आप भी कह रहे हैं, तो अभी के कलाकारों की अगर मैं नाम ले दूँ, मैंने कुछ नाम क्योंकि अभी नेट पर मैं देख रही हूँ, आमिर खान वंडरफुल वर्क कर रहे हैं, कितने आज चल रहे हैं बॉलीवुड में, फिल्में देखिए उनकी कितनी शानदार आती हैं। सैफ अली खान, उनकी फिल्में भी आ रही हैं। सारा अली खान, उभरती हुई कलाकार, कितनी फिल्में उनकी आ रही हैं। हुमा कुरैशी को आप देख लीजिए, मुस्लिम कलाकार हैं और बैक टू बैक कितनी अच्छी वेब सीरीज़, कितनी अच्छी फिल्म्स वो कर रही हैं, हिट जाती हैं वो। और मुझे नहीं लगता हुमा कुरैशी कभी किसी हिंदू मंदिर में गई हैं या फिर उन्होंने कभी कोई सरकार समर्थित नारा या बयान दिया है, कुछ भी नहीं दिया है हुमा कुरैशी का, जहाँ तक मुझे याद है। अरमान मलिक और भी तमाम कलाकार, इसमें लिस्ट है बहुत, जरीना वाहब, सना मकबूल, ये देखिए कितने नाम है, राहत फतेह अली खान। अब ये सब की तो बॉलीवुड में जो स्पेस है वो आप और हम सभी जानते हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम कलाकारों को काम नहीं मिलता है? देखिए, अभी रणविजय सिंह जी ने कहा था कि पहले जो फिल्में बनती थी कांग्रेस के जमाने में वो वामपंथी लोग होते थे, मतलब वो गलत लोग होते थे। उन्होंने कहा धर्मेंद्र को जो फिल्म मिल गई, राजेश खन्ना को मिल गई, अमिताभ बच्चन को मिल गई, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, देवानंद, दिलीप कुमार, मतलब कांग्रेस के जमाने में जितने भी बड़े बड़े स्टार थे लगभग उनको रणविजय सिंह जी ने एक तरह से देशद्रोही करार दे दिया। हम बात कर रहे हैं जनरल परसेप्शन में। रणविजय सिंह जी मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है रणविजय सिंह जी मना कर रहे हैं, जो आप उनकी बात को कोट कर रहे हैं,
तो उनको जरा फ्रेम में आपके साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि तभी बात जी, चर्चा अब- सार्थक होगी। जी। रणविजय सिंह जी क्या कहना हाँ, चाह तो रहे हैं? उन्होंने कहा था कि पहले वामपंथी विचारधारा के राम कलाकार थे। पांडे जी सुनिए जरा, आप बातों को बहुत करीने से ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछली डिबेट में भी देखा था, आप बांग्लादेश की सभी बीजेपी की समस्याओं भाषा को भारत बोलते की हैं, समस्या बता आप रहे भी थे। बीजेपी की भाषा बोलते हैं। हाँ, जैसे मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ वैसे आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। ये तो आपके नेता ही कहते हैं। आप बीजेपी की जो भाषा बोल कांग्रेस रहे हैं ना, की जीत देखने वाले आप भी तो ये पत्रकार स्वीकार हैं। कीजिए कि आप बीजेपी की सुनिए, भाषा बोल रहे हैं। आप भी तो स्वीकार जो कीजिए कि आप कांग्रेस पत्रकार की नहीं है, देखने आप वाले बीजेपी पत्रकार प्रवक्ता हैं है, आप भी तो दिल्ली में, स्वीकार आपके कीजिए। नेता सवाल पूछने आप पर स्वीकार उनको कीजिए भी ना कि आप कहते हैं बीजेपी कि आप प्रवक्ता है, पत्रकार नहीं है। भाजपा से उसके बाद खींचे गए बोलिए, लोग हैं। आप उसके बाद ठीक है। बोलिए, पहले ये कहिए आप बीजेपी प्रवक्ता है, पूरी- फिर उसके पूरी बाद मैं सुनूंगा आपकी बात। बॉलीवुड को पहले आप उठाइए, ये कहिए आप बॉलीवुड पत्रकार में नहीं है, लंबा- बीजेपी प्रवक्ता है। लंबा जीता है, आप जिस कहिए समय ना आप बीजेपी एक- प्रवक्ता है, मैं आपकी धारा- बात तो ध्यान से लीजिए सुन राम रही हूँ। पांडे जी, उनकी जिसमें बात तो सुन पहले लीजिए। एक वो लाइन ये क्यों तो कहे लगातार कि वो रिपीट कर रहे हैं, बीजेपी उनकी सुन प्रवक्ता तो है, लीजिए। मैं उनकी बात सुनना सुनूंगा। जानते ही नहीं। आप ये सुनना कहिए जानते बीजेपी ही नहीं। प्रवक्ता है, ये मैं तो- सुनूंगा आपकी बात। ये तो आप ये राम तो पांडे जी, कहिए राम बातें पांडे जी हैं। सुन लीजिए, गलत बात आप आप ये कहें पहले बीजेपी बात प्रवक्ता नहीं है, मैं समझ आपकी में बात आएगी। ध्यान से सुनूंगा। आप ये कहिए कि आप बीजेपी प्रवक्ता है, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप बीजेपी प्रवक्ता हैं? पहले आप कहिए कि आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार नहीं है। राम पांडे जी सुन आपने तो लीजिए। पत्रकार राम पांडे जी आप ये लगातार कहिए बोलने ना, से कुछ भी नहीं होगा। आप ढोंग कर रहे हैं, आप लगातार ये कहिए बोलने से ना, कुछ नहीं होगा। आप पत्रकारिता को सुन तो लीजिए बदनाम क्या कर रहे हैं, कह आप रहे ये हैं। कहिए ना, आप पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, ये कहिए पहले आप। आपने पत्रकारिता को बेच दिया है, आप ये कहिए। आपने पत्रकारों को दलाल राम बना दिया, पांडे जी ये कहिए। प्लीज होल्ड, एक आपके सेकंड रुकिए, कारण मैं रिक्वेस्ट पत्रकार कर रही हूँ, बदनाम हो प्लीज गए, उनको आप ये बोलने कहिए। दीजिए। उनको बोलने देंगे तभी ये तो कहिए समझ ना में कि आएगा ना। आपके कारण आप एक पत्रकार लाइन के पीछे बदनाम पड़ हो रहे हैं। जाएंगे तो गलत होगा। पहले उनको क्लैरिफाई करने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, वो भी बोलेंगे तभी बात समझ में आएगी। एक लाइन को लगातार मत बोलिए, उनकी भी सुनिए, फिर आप जी अपनी एक बात लाइन रखिए। बीजेपी के विरोध में बोल दीजिए। रणविजय सिंह जी एक लाइन बीजेपी के विरोध में बोल दीजिए, उसके बाद आप अपनी आगे की बात कहिए। नहीं बोल पाएंगे आप आप। अपनी बात रखिए। राम पांडे जी एक लाइन नहीं बोल पाएंगे, एक आप लाइन में में हिम्मत नहीं है बीजेपी के विरोध में एक लाइन आप बोलने की। जिन कलाकारों का नाम ले रहे थे, एक लाइन बोलने की हिम्मत नहीं है बीजेपी के विरोध में आप में। डायरेक्टर आप धर्मेंद्र को गाली दे रहे हैं, जो भी आप कहता राजेश है, खन्ना को गाली दे रहे हैं, कलाकार आप अमिताभ बच्चन उन्होंने को गाली दे रहे गाली हैं, दी राम आप पांडे जी, धर्मेंद्र को उन्होंने गाली दे कुछ रहे भी हैं, नहीं कहा। आप नाम धर्मेंद्र को नहीं, गाली दे रहे कलाकारों का हैं, नाम आप नहीं, राजेश कुछ खन्ना को आप गाली दे रहे हैं, जबरदस्ती आप से धर्मेंद्र को डाल गाली रहे दे हैं। रहे हैं, आप हेमा मालिनी को गाली दे रहे हैं, आप दिलीप कुमार को गाली दे रहे हैं, आप किशोर कुमार को गाली दे रहे हैं, आप राम पांडे जी, क्या ये कांग्रेस की आदत हो गई है कि हर चीज में एक राजनीतिक मुद्दा ढूंढना है? अमिताभ बच्चन रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसे बहसबाजी मत कीजिए प्लीज, प्लीज, प्लीज। इसको एक अखाड़ा मत बनाइए। जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे को एक राजनीतिक रंग दिया जाए, ये समझना होगा। धर्मेंद्र को गाली देंगे, पांडे जी आप गलत तरीके से कोट कर रहे हैं बात आप को। अमिताभ बच्चन को गाली देंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। पांडे जी, उन्होंने एक सिंगल स्टेटमेंट में एक सिंगल कलाकार का नाम नहीं लिया है। एक सिंगल स्टेटमेंट में एक सिंगल कलाकार का नाम नहीं लिया है। आप अपने शब्द उनके मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। जो मैंने कहा मैं उसे फिर दोहरा रहा हूँ, बॉलीवुड में लंबे समय तक देवानंद को गाली दिया, एक सेकंड रुकिए, राम पांडे जी प्लीज होल्ड, आप दूसरों को बोलने तो दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि वामपंथी विचारधारा से राज रहा है, लेकिन जिनका आप नाम गिना रहे हैं, राजेश खन्ना का, अमिताभ बच्चन का या दूसरे अभिनेताओं का, वो अभिनेता फिल्म नहीं बनाते थे, वो केवल पर्दे पर उस भूमिका, कांग्रेस की सरकार थी, पर्दे पर अरे धर्मेंद्र तो बीजेपी के जमाने में भी उन्होंने फिल्में की हैं। राम पांडे जी, धर्मेंद्र जी ने तो अभी अपने धर्मेंद्र जी ने तो बीजेपी के कार्यकाल के दौरान भी तमाम फिल्में की हैं। अगर आप यहाँ पर फिल्मों में कार्यकाल बांट रहे हैं सरकारों के और धर्मेंद्र का नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने तो अभी अपनी अंतिम सांसों से पहले भी फिल्म शूट की है। क्या बात कर रहे हैं आप? रणविजय सिंह जी के द्वारा। धर्मेंद्र भाजपाई थे, फिर भी उनको वामपंथी कहा जा रहा है रणविजय सिंह जी द्वारा। राम पांडे जी, गलत बात है, हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल नहीं देना चाहिए। आप आप जबरदस्ती कलाकारों के नाम इनके मुंह में डालना चाह रहे हैं। गलत तरीके से बातों करने की महारत रखते हैं पांडे जी। आप अपनी पार्टी के नेता के द्वारा जैसे चीजों को
गलत तरीके से ट्विस्ट किया जाता है, वैसे आप अपनी बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं। बार-बार कह रहा हूं, बीजेपी कार्यालय राम पांडे जी, आपकी बात से क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप इसे मुद्दा बनाना चाह रहे हैं और मुद्दा यहाँ पर नहीं है। विचारधारा दिखती है, निर्माता की विचारधारा दिखती है। अभिनेता तो उस भूमिका का निर्वहन करता है, निर्माता निर्देशक जो कहता है, निर्माता निर्देशक बीजेपी ने क्या लिख कर दिया ये बताइए आप। कैरेक्टर में उसको ढालता है, अभिनेता अभिनेत्री उसको पर्दे पर ढालते हैं। हाँ जी, ठीक, मैं लौटूंगी रणविजय आप जी आपके पास भी, और डॉक्टर राम पांडे जी आपके पास भी लौटेंगे। अफरोज खान जी, क्योंकि अंदर की जो बातें हैं, भीतर खाने की जो बातें हैं, वो आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और जब आपके नाम के आगे भी, देखिए मैं क्लियरली कहूँगी, जब आपके नाम के आगे भी खान लगा है तो शायद आप क्लियर बोलेंगे, और वो आप बोल भी रहे हैं। लेकिन अगर इस पर भी शक किया जा रहा है कि एक मुस्लिम कलाकार अगर कुछ बोल रहा है तो यानी कि वो भी बीजेपी के फेवर का है, तो ये तो आपको नहीं लगता कि गलत है? जो मतलब अगर कोई मुस्लिम है, हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना या धार्मिक एंगल देना कहाँ तक जायज है? एक मुस्लिम कलाकार अगर सच्चाई बयां कर दे तो बोल दिया जाता है कि वो बीजेपी फेवर्ड है। अगर एक हिंदू कलाकार सच्चाई बयां कर दे और वहां पर अगर वो कांग्रेस की साइड ले ले, तब फिर आप क्या कहेंगे? नॉन बीजेपी फेवर्ड। अब आप हर चीज में क्या ये कहेंगे हिंदू मुस्लिम बीजेपी फेवर्ड, नॉन बीजेपी फेवर्ड, वामपंथी, भगवाधारी? क्या हर चीज में अब यही होगा? यही इस देश का असली रंग रह गया है? यही इस देश की असली तस्वीर रह गई है? अफरोज खान जी बोलिए। बॉलीवुड के नाते, एक संगीतकार के नाते मैं अपने प्रवक्ता जी से नमस्कार करते हुए इतना मैं बोलूंगा कि हमारा बॉलीवुड को, चाहे वो रहमान साहब हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे अंदर इतनी एकता है कि हम लोग इंशाल्लाह किसी की बातों में नहीं आते हैं। हम लोगों को जो करना है, हमारे देश की जनता हमें बहुत प्यार कर रही है, और मैं किसी पार्टिकुलर सरकार पे भी ये नहीं कहूँगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि कोई भी बीच में आके ये कह दे कि भाई रहमान साहब ने ऐसा बोला, आमिर खान ने ऐसा बोला, शाहरुख खान ने ऐसा बोला, तो भैया उनका निजी बयान हो सकता है। बॉलीवुड में हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं मैडम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लोखंडवाला अंधेरी से लाइव हूँ इस वक्त में प्रेजेंट, क्योंकि बॉलीवुड का गढ़ माना जाता है लोखंडवाला। तो यकीन जानिए, हम समझते हैं कि रहमान साहब की बात से बॉलीवुड के लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो। जब रहमान साहब को मिला, उस वक्त रहमान साहब ने बोलते चिल्ला चिल्ला के कि हमें हिंदुस्तान वाले ने दिया, हमें हिंदुस्तान वाले ने दिया। अरे भाई, कितना साल करोगे? और भी बच्चे हैं लाइन में, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी नई नई प्रतिभाएं हैं, सबको मिलता है। और अभी एक भाईजान ने बोला एक बात कि भाई 50 लाख की भी म्यूजिक होती है, 5 करोड़ की भी होती है। मैडम, जिसका बजट होगा उसी हिसाब से काम करेगा ना वो भी। अब ये थोड़ी ना होता है कि भाई अफरोज खान ही मैं बोलूं मैडम बस मुझे मिलना चाहिए। अब मेरे को अगर मान लीजिए काम बंद हो गया, मैं बोलूं नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले ये करा रहे, कांग्रेस वाले ये करा रहे, ये गलत है। क्योंकि इसको खामखा पॉलिटिक्स से लाके उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब बैठ के खाते हैं मैडम, एक थाली में खाते हैं, एक प्लेट में खाते हैं। आप आइए, आप एक साथ में खाते हैं। हम लोग के प्यार को प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रहमान साहब हो या कोई भी खान हो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपस में तोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो ईट से ईट बजा दिया जाएगा। अगर कोई भी बात पता लगी ना हम लोगों को मैडम, बॉम्बे में रहते हैं, अगर पता लगी ना कि कोई मामला ऐसा चल रहा है तो फिर समझ लीजिए वही वाला हाल होगा। हम लोग बख्शेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का बॉलीवुड बहुत अच्छा है, सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, और सभी पार्टियां सपोर्ट करती हैं, चाहे वो कांग्रेस है वो भी सपोर्ट करती है, मनसे भी सपोर्ट करती है। बॉलीवुड को कोई परेशान नहीं करता है। अब एक पार्टिकुलर रहमान साहब ने बोला तो हम उनका सीधा एक ही चीज कहे, रहमान साहब गलत है, इस बात को आप वापस लो और माफी मांगो। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कराने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, अभी एक लड़का हिट हुआ धुरंधर में, वो मेरा छोटे भाई की तरह है, शहजाद अली, जिसका वो गाना हिट हुआ, बहुत बड़ा हिट हो गया रणवीर सिंह की फिल्म में। कोई नया बच्चा, उसको किसने ब्रेक दिया? प्रोड्यूसर तो हिंदू, किसने ब्रेक दिया उस बच्चे को? आज वो स्टार बन गया मैडम। अगर उनके अंदर ये बात होती, शहजाद अली को धुरंधर में क्यों ब्रेक देते? वो एक नया बच्चा था, वो अल्तमश फरीदी, ये सब बच्चे स्टार बने, राजा हसन स्टार बने। ये सब देखिए, अगर बीजेपी शासन की बात करेंगे तो बीजेपी शासन का मैं आपको ब्यौरा देता हूँ, कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। देखिए, अल्तमश फरीदी स्टार बने, राजा हसन स्टार बने, सलमान अली स्टार बने, जावेद अली तो खैर पहले से आ गए थे, जावेद अली। तो अगर ऐसा होता तो सारे मुसलमान के काम बंद हो जाते। अगर इस तरह की बात होती तो सबको काम मिल रहा है माशाल्लाह।
अब खाली अपना ये टीआरपी को अपडेट करने और आजकल तो डिजिटल युग है और आजकल तो बहुत अच्छी बात है अफरोज खान जी, आजकल डिजिटल युग है, ब्लॉग्स के जरिए सब सारी असलियत जो अंदर की तस्वीरें वो सामने आ जाती हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर जहर घुला हुआ है, क्योंकि आजकल ये डिजिटल युग है, हर कोई व्लॉग्स बनाता है, वीडियोस बनाता है, फोटो सेशन करता है, पार्टीज होती हैं, मीडिया के थ्रू सारी तस्वीरें बाहर आ जाती है, तो वहां पर वो सद्भावना दिखती है, चाहे वो हिंदू कलाकार हो, चाहे मुस्लिम कलाकार हो, चाहे इन दोनों की सद्भावना हो, वो दिखती है। फिर आप कैसे इसमें भी कह सकते हैं कि धर्म में बटा हुआ है बॉलीवुड? ये जाहिर सी बात है, गलत है। आर.के. मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर.के. मिश्रा जी का भी मैं रुख करना चाहूंगी। आर.के. मिश्रा जी, क्योंकि देखिए जी नहीं मैडम नहीं, ये अगर कोई बात कह रहा है ना, ये कोई बात कह रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक है। आर.के. मिश्रा जी का भी अब मैं रुख करना चाहूंगी। आर.के. मिश्रा जी, मैडम बॉलीवुड धर्म में नहीं बटा हुआ है, अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत है मैडम, बिल्कुल। अफरोज खान जी इस बात को क्लियर कर रहे हैं, खुद से रहता है। अफरोज खान जी इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि बॉलीवुड धर्म में बिल्कुल भी नहीं बटा हुआ है, और जो इसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहा है या ये कह रहा है तो वो गलत है। आर.के. मिश्रा जी से अब मेरा सवाल है, आर.के. मिश्रा जी, क्योंकि देखिए आरोपों की राजनीति गर्म है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, केंद्र की सरकार पर लग रहे हैं ए.आर. रहमान के बयान के बाद, ठीक है। अब इस बयान के बाद जब इस तरीके से राजनीति गर्म है, तो क्या आप इस बात का विश्वास दिला सकते हैं अपनी बातों के जरिए या फिर सरकार की के किसी स्टेटमेंट के जरिए, किसी बात को कोट करके, कि बॉलीवुड में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां धर्म में उसे बांटने की वजह सामने आई हो, या फिर किसी कलाकार को उसके विचारों की वजह से उसके करियर के पॉइंट में नुकसान उठाना पड़ रहा हो? मोनिका जी, यहाँ पर तो सबसे बड़ा उदाहरण अभी भाई अफरोज खान जी ने, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि बॉलीवुड के अंदर में इस तरह का कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और निश्चित तौर पर 2-3 चीज सामने आई। एक तो बजट की बात आई थी, दूसरा नए जो कलाकार आ रहे हैं उनको मौका देना, और तीसरी चीज ये है जो कि मैंने जितने भी नाम लिए हैं वो अपने आप में बॉलीवुड के अंदर में एक हस्ती है, बॉलीवुड में उनकी एक अलग पहचान है, चाहे वो सलमान खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो। उसके बावजूद भी अगर ए.आर. रहमान साहब ये कह रहे हैं जो कि नहीं, इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखा जाता है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा अपरिपक्व बयान ए.आर. रहमान साहब जो ऑस्कर भी देता है उनको नहीं देना चाहिए। जहां तक बात है सरकार की, सरकार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, और इस तरह के बयान को वो बिल्कुल कंडेम करती है, इस तरह के बयान का विरोध करती है। इस तरह का बयान सामाजिक समरसता को कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर में खड़ा कर रहे हैं। तो यह मुझे लगता है जो कि परिपक्व एकता के साथ एक जो है से बयान देना चाहिए, और इस तरह का बयान न देकर के माफी मांगे, वो बहुत अच्छी बात है जी। या फिर आगे आकर क्लैरिफाई करें कि उनके कहने का जो असल मतलब है वो क्या है, ताकि इस पूरी बहस को विराम दिया जा सके। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपना अपना पक्ष रखा है, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीधी बात में आज ए.आर. रहमान के उस बयान की बात हुई जिस पर बवाल मचा है। क्या ये जरूरी है कि हर मुद्दे को हम एक सांप्रदायिक रंग दें या फिर राजनीतिक रंग दें? क्योंकि हर बयान के अपने मायने होते हैं, अपने संकेत होते हैं। शायद हर मुद्दा राजनीति के लिए नहीं होता, लेकिन ये अफसोस है कि आज हर मुद्दे पर राजनीति की जाती है और हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है। फिलहाल सीधी बात में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।